दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखिए 100 वन लाइनर्स देखने जा रहे हैं। प्लेटो से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग डेवलप करेंगे। इससे पहले अरस्तू का वीडियो हम लोगों ने इससे पहले रिलीज़ किया था, आपने उसके उम्मीद है देख लिया होगा। अगर देख लिया है तो इसको कंटिन्यू करिए, अगर नहीं देखा है तो उसे देख करके इसे कंटिन्यू करिएगा। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे, बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और कई बार बच्चों को डाउट आता है सर प्लेटो नहीं समझ में आ रहा, सर अरस्तू नहीं समझ में आ रहा। तो ये जो आपकी पॉलिटी की कैप्सूल्स है ना, ये इसी तरह के डोज आपको देने का काम करेगी और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्क्राइब करने का भी काम करेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स हम लोग आज प्लेटो के बारे में देखते हैं। इनके जीवन का परिचय, इनका ज्ञान, इनका राजनीतिक ज्ञान, इनके विचार, सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आता है इनका राजनीतिक जीवन का, जो जीवन का बेसिक परिचय है, इंट्रोडक्शन है, जहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए प्लेटो का जो जन्म है वो 427 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था, है ना। कहां पर? 427 ईस्वी पूर्व एथेंस में, ग्रीस में इनका जन्म हुआ। ठीक है, एक समृद्ध और प्रभावशाली परिवार में इनका पहले तो जन्म होता है। असली नाम इनका एरिस्टोक्लेस था। क्या नाम था? एरिस्टोक्लेस इनका असली नाम था, अगर आप ध्यान में रखें। एक महत्वपूर्ण अच्छे परिवार में इनका जन्म होता है। प्लेटो का नाम उनके चौड़े कंधे के कारण इनका नाम प्लेटो पड़ जाता है। अलग से प्रकार का इनका व्यक्तित्व, अलग ही प्रकार का इनका शारीरिक संरचना, जिसकी वजह से इनका नाम प्लेटो पड़ता है। सुकरात के ये प्रिय शिष्य रहते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कैसा हायरार्की हम लोगों ने बताई थी। सबसे पहले हो जाते हैं सुकरात, जिनके बारे में कोई रिटन इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद में आते हैं प्लेटो। प्लेटो सुकरात के ही विचारों को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उनके ये शिष्य, प्लेटो के जो शिष्य हैं वो अरस्तु हो जाते हैं। अरस्तु, है ना, अरस्तु आपको याद रखना है, इनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया था। और अरस्तु के शिष्य की अगर बात करें तो वो सिकंदर महान, है ना, सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य हो जाता है। तो ये हायरार्की आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है। देखिए, सुकरात के प्रिय शिष्य के बाद में सुकरात की शिक्षा से प्रभावित होकर के दर्शन में ये रुचि लेते हैं और उसके माध्यम से फिर आगे अपना जीवन भी दर्शन की ओर मोड़ करके काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट आता है, सुकरात की मृत्यु के बाद में वो कुछ समय तक मिस्र और इटली में रहते हैं। ठीक है, मिस्र और इटली में रहते हैं सुकरात की मृत्यु के बाद। प्लेटो ने एथेंस में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय एकेडमी भी इन्होंने एथेंस में स्थापित करने का काम किया था, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सुकरात की मृत्यु के बाद में मिस्र और इटली में रहे थे ये, और साथ साथ में एथेंस में इन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। ये पहली यूनिवर्सिटी थी, पहला विश्वविद्यालय था एथेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरस्तु के गुरु ये रहेंगे और साथ साथ में इनका निधन जो है वो 347 ईस्वी पूर्व में एथेंस में ही होगा। ठीक है, एथेंस में जन्म लिया, एथेंस में ही इनकी मृत्यु भी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के विचारों की अगर बात करें तो आदर्शवाद के जनक, आइडियलिज्म के ये जनक माने जाते हैं। फॉर्म्स के रूप में, है ना, इन्होंने रूप के सिद्धांत दिए थे, बेसिकली फॉर्म्स के इन्होंने सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहा था हर भौतिक वस्तु की एक आदर्श रूप में प्रतिछाया मात्र है। क्या है ये? प्रतिछाया मात्र है। हर भौतिक वस्तु अपने आप में आदर्श रूप में एक प्रतिछाया है। ठीक है, रिपब्लिक में उन्हें आदर्श राज्य की संकल्पना देने का काम भी किया था। इन्हीं का एक बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट कृति है पॉलिटिकल साइंस की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिपब्लिक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आदर्श राज्य की संरचना इन्होंने दी थी, प्लेटो के द्वारा ये रचित थी, और भौतिक वस्तुओं के बारे में भी इन्होंने वर्गीकरण किया था। इन्होंने वर्गों को 3 भागों में विभाजित किया था, जैसे कि एक था शासक वर्ग, एक था योद्धा जो लड़ाई करता था शासक के लिए, और एक ऐसा था जो कि उत्पादक वर्ग था, जो कि उत्पादन का काम करता था। तो समाज को 3 भागों में विभाजित करने का काम भी प्लेटो का ही था। प्लेटो के अनुसार ज्ञान ही वास्तविक शक्ति है, ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और वास्तविक जो शक्ति है वो ज्ञान में ही निहित होती है। ये भी इन्होंने कहा। केवल दार्शनिक ही नहीं, शासक बनने योग्य भी ये माना गया। उन्होंने कहा केवल दार्शनिक ही शासक बनने योग्य है, जो आगे चल करके एक फिलोसफर किंग की संज्ञा देने का काम, दार्शनिक राजा की अवधारणा देने का काम इन्होंने। लोकतंत्र के घोर विरोधी ये माने गए, और उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र ही भीड़ तंत्र को जन्म देने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में अज्ञानी लोग शासन करने लगते हैं, क्योंकि भाई जो वोट दे रहा है उसमें उसके दिमाग का कोई भी काम नहीं है, उनमें केवल काउंटिंग ऑफ द हेड्स होती है। इस बात को इन्होंने प्रतिपादित करने का काम किया और उसके माध्यम से लोकतंत्र की आलोचना भी की।
प्रमुख अगर कृतियों की बात करेंगे तो सबसे प्रसिद्ध इनकी रिपब्लिक है। इसमें न्याय, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया। राजनीति में रिपब्लिक में इन्होंने गुफा रूपक, एलेग्री ऑफ द केव एक तरह से देने का काम किया था। गुफा रूपक भी इन्होंने इसमें दर्शाए थे। इन्होंने अन्य इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें अपोलॉजी हो जाती है, फीडो हो जाती है, सिपोजियम हो जाती है, सिंपोजियम, इसके अलावा क्रिटो, है ना, सिंपोजियम और क्रिटो, एपोलॉजी, फीडो, सिंपोजियम और क्रिटो, ये सारे के सारे इनकी प्रमुख अन्य भी कृतियां हैं। यहां से भी प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। लॉज उनकी अंतिम और सबसे लंबी रचना लॉज रही थी और टीमैस जो है वो उनकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर चर्चा से संबंधित एक कृति थी। लॉज भी याद रखेंगे और टीमैस भी आपको याद रखना है। क्रिटिसियास जो है वो, क्रिटियास जो है वो आपका पौराणिक जो द्वीप है अटलांटिस का वर्णन इसमें किया गया है। मेनों में ज्ञान और सद्गुण की व्याख्या की गई है। प्लेटो ने अभी सभी अपनी जितनी भी कृतियां हैं उसमें संवाद शैली जो है वो डायलॉग है ना, वाद विवाद जैसा, मतलब एक प्रॉपर बायलैटरल कन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, संवाद हो रहा है, इस ही शैली में इन्होंने अपनी हर एक कृति को लिखी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लेटो की जो शैलियां हैं वो किस कृति में हैं, क्या वो गद्य हैं, पद्य हैं, या फिर संवाद के फॉर्म में है, या फिर और किसी प्रकार से हैं। तो आपको याद रखना है संवाद शैली में है। ठीक है, उनके संवादों में सुकरात मुख्य पात्र के रूप में दिखाए जाते थे और अपने गुरु के बारे में ही ये वर्णन करते थे। गुरु के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करते थे। गुरु के द्वारा अनेक परिस्थितियों में क्या क्या रिएक्शन रहे थे उन पर ये चर्चा करने का काम करते थे। तो ये रहे इनके विचार। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है राजनीति और समाजशास्त्र। प्लेटो का राजनीति और समाजशास्त्र में क्या योगदान। तो 3 वर्गों वाले समाज की संकल्पना देने का काम, शासक, सैनिक और उत्पादक, 3 वर्ग यहां पर इन्होंने प्रस्तावित किए। कार्य न्याय और नीति बनाना इसका था, यह भी आपको याद रखना है। शासकों का कार्य क्या था, न्याय और नीति को बनाना था। सैनिकों का कार्य समाज की रक्षा करना हुआ करता था और साथ साथ में उत्पादक का जो कार्य है वो अर्थव्यवस्था को बनाए रखना था। अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का काम उत्पादक का हुआ करता था। इसके बाद देखिए प्लेटो के अनुसार महिलाओं और पुरुष को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, यहां पर सुनिश्चित किया गया। शासक वर्ग के लिए निजी संपत्ति और परिवार का विरोध करने का काम, शासक के पास में किसी भी प्रकार का प्रलोभन ना हो इस चीज की वकालत करेंगे। सब मोह माया त्याग करके जो आया है उसी को दार्शनिक राजा की संज्ञा यहां पर इन्होंने दी थी। फिलोसफर किंग की संकल्पना इन्होंने व्यक्त की थी। नोबल लाइफ, श्रेष्ठ झूठ का विचार भी इन्होंने दिया था और उनके अनुसार संगीत, व्यायाम शिक्षा का मुख्य भाग होना चाहिए। शिक्षा की पद्धति, शिक्षा के विचार में इन्होंने संगीत को भी इंपॉर्टेंस दी और साथ साथ में व्यायाम को भी इंपॉर्टेंस दी थी, ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने कहा सर्वोत्तम राज्य वह है जो न्याय पर आधारित हो। सर्वोत्तम राज्य वो होगा जो न्याय पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या करते हैं, तो शिक्षा के 4 चरणों में इन्होंने विभाजित किया था। पहला जो चरण था वो 0 से 18 साल का बच्चा था, वो संगीत और व्यायाम सिखाया उसे जाना चाहिए ताकि वो मेंटली और फिजिकली फिट हो पाए। उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो 18 से 30 में उच्च शिक्षा उसको मिलनी चाहिए जिसमें गणित, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, ये सारी चीजें उसको, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है वो यहाँ पर सिखाई जानी चाहिए, साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, दूसरा चरण इसको माना 18 से 30 साल। अब आगे बढ़े तो 30 से 35 आया और गहन चिंतन और अध्ययन यहाँ पर कराया जाना चाहिए। 30 से 35 5 वर्ष तक आप गहन अध्ययन करवाइए, उसके बाद में एक बहुत बढ़िया सा एक व्यक्ति जो है वो तैयार होगा। चौथा चरण इन्होंने बताया प्रशासनिक प्रशिक्षण उसके बाद में उसे देना अनिवार्य है। बाद में राजा के शासक बनते थे, इस वजह से ये प्रशासन का ज्ञान इन्हें चाहिए होता है। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा पद्धति को 4 चरणों में विभाजित कर रखा था। प्लेटो के अनुसार गणित ना जानने वाला अकादमी में प्रवेश ही नहीं कर सकता, ये इन्होंने कहा था। शिक्षक को समाज का पथ प्रदर्शक माना, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में शिक्षा आत्मा की उन्नति का माध्यम है, ये कथन भी हमारे यहाँ पूछा जाता है। हमारे एग्जामिनेशन में ये कथन एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। समाज का पथ प्रदर्शक शिक्षक को किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। और आत्मा की उन्नति का माध्यम जो है वो शिक्षा को किसने बताया था, ये भी प्लेटो ने बताया था। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, 49 नंबर, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को तर्क संगत बनाना होता है, थोड़ा सा फैक्चुअल या थोड़ा सा रीजनिंग अप्रोच को फॉलो करने वाला बनाना होता है। प्लेटो ने कहा ज्ञान ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने का काम करता है और साथ साथ में प्लेटो का जो दर्शन है वो आदर्शवाद के ये समर्थक रहे थे। ठीक है, अनुसार वास्तविकता केवल एक छाया प्रति है। वास्तविकता क्या है, केवल एक छाया प्रति है।
आत्मा को 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया था, एक तर्क, एक आत्मा, एक इच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। शिक्षण पद्धति को 4 चरणों में, आत्मा को 3 चरण में 3 भागों में विभाजित किया, एक तर्क, एक आत्मा, एक इच्छा। और समाज को 3 चरणों में उन्होंने विभाजित किया था, एक शासक, एक जो है वो शासक था, एक सैनिक था और एक उत्पादक था। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने विभाजन किया। थ्योरी ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। गोल्डन मीन के सिद्धांत के समर्थक ही रहे, अरस्तु ने दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्डन मीन थ्योरी जो है वो प्लेटो से ही प्रभावित थी। उन्होंने कहा सौंदर्य सत्य से जुड़ा होता है, जितना ज्यादा आप सत्य बोलेंगे उतना ज्यादा सौंदर्य आपके व्यवहार में आएगा। कला केवल एक नकली व्यवस्था है, ये यहां पर इन्होंने कहा था। कवि और नाटककार के निष्कासन के समर्थन करते थे। ये वाला कला वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, उनके अनुसार आत्मा जो है वो अमर है, आत्मा की अमरता पर ये भी विश्वास करते थे, ये आपको ध्यान रखना है ना। पुनर्जन्म की धारणा भी इन्होंने दी थी, सोल माइग्रेशन की भी धारणा इन्होंने दी थी, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं प्लेटो के प्रभाव पर। प्लेटो की अकेडमी 900 वर्ष तक लगभग संचालित रहती है। उनके विचारों की आगे चल करके अरस्तु ने आलोचना भी करी थी। उनके विचार का प्रभाव ईसाई और इस्लामी दर्शन पर भी पड़ा था। भारतीय दर्शन में आदि शंकराचार्य से तुलना इनकी प्लेटो की करी जाती है। भारत की अगर प्लेटो कहा जाए तो आदि शंकराचार्य को हम लोग भारत का प्लेटो कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्स के सिद्धांत ने आधुनिक विज्ञान को प्रभावित करने का काम किया और नियो प्लेटोनिज्म ने आगे इसको बढ़ाने का काम किया गया था। तर्क शक्ति को ज्ञान का सर्वोच्चतम स्रोत माना और साम्यवाद से मेल इनके विचार खाते थे। लास्ट में साम्यवाद से मेल खाते थे इनके विचार, ये आपको याद रखना है। प्लेटो का रिपब्लिक जो है वो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का आधार बनता है और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, उसी को न्याय कहा जाता है। न्याय का मतलब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि इनका जन्म, प्लेटो का जन्म जो है वो पेरिक्लिस के शासनकाल में हुआ था, ये भी पूछा जाता है ना। इनका एक तरह से ये पाइथागोरस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, हेराक्लिट्स से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सुनहरा वर्ग, रजत वर्ग और लैह वर्ग की अवधारणा भी देने का इन्होंने काम किया था। इन्होंने ज्ञान प्रेम को सर्वोच्च लक्ष्य मान करके अपने विचार दिए थे। ज्ञान प्रेम इन्होंने सर्वोच्च लक्ष्य माना था। राजनीति और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसी संज्ञा ये देते हैं। प्लेटो की अकेडमी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की पहली संस्था भी मानी जाती है। प्लेटो का केव सिद्धांत मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है और प्लेटो के अनुसार मुख्य लक्ष्य आत्मा की उन्नति है। क्या है मुख्य लक्ष्य जो है वो प्लेटो के अनुसार वो आत्मा की उन्नति है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट आता है वो सार्वजनिक नैतिकता की अवधारणा इन्होंने दी थी, यूनिवर्सल एथिक्स की अवधारणा इन्होंने दी थी। आज भी राजनीति और दार्शनिक में प्रासंगिक है, ये आज भी उनके विचार जो हैं वो राजनीति में और दर्शन शास्त्र में प्रासंगिक हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, प्लेटो ने और क्या किया, तो प्लेटो का दर्शन जो है वो आधुनिक संदर्भ में क्या है, तो प्लेटो ने तर्क दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति को ही सत्ता संभालनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। एक बुद्धिमान, एक अच्छा खासा अपने आप में मेंटली स्टेबल पर्सन जो अगर सत्ता संभालता है तो सत्ता की जो रूपरेखा है वो अलग ही प्रकार की होती है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना है बेसिकली। रिपब्लिकन में उन्होंने न्याय को परिभाषित करने के लिए 4 पात्रों का उपयोग किया था और साथ साथ में उनके अनुसार आदर्श राज्य सभी नागरिकों को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए ताकि देश हमारा उन्नति कर रहा हो। इस चीज की अवधारणा अभी भी ये प्रासंगिक है। लोकतंत्र को अराजकता की ओर ले जाने वाला मार्ग बताया और राष्ट्र की इच्छा एक सशक्त सेना की आवश्यकता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए एक सशक्त सेना अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, तभी राष्ट्र की रक्षा हो पाएगी। सबसे अच्छे नेता वो हैं जो सत्ता की इच्छा ही नहीं रखते, अपना मोह माया त्याग करके जो आ करके काम करते हैं और नेता बनते हैं, उन्हें दार्शनिक राजा की संज्ञा दी जाएगी और उनको ही यहाँ पर सबसे अच्छे नेता का क्राइटेरिया में माना जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लेटो के अनुसार सबसे अच्छे नेता कौन होते हैं, तो जो सत्ता की इच्छा ही नहीं रखते वही सबसे अच्छे नेता होते हैं। ठीक है, प्लेटो का फॉर्म्स का सिद्धांत आधुनिक गणित और तर्कशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका आज भी निभाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की कुंजी बताने का काम इन्होंने किया और साथ साथ में यथार्थ का अनुकरण मात्र बताया था कला को गलत माना था, कला को एक तरह से एक इमेजिनेशन माना था, यथार्थवाद का अनुकरण माना था, रियलिज्म का अनुकरण करना जो है वो आर्ट है, ऐसा इन्होंने कहा था।
अंतिम 10 पॉइंट्स में हम लोग इनको खत्म करेंगे कि इनसे मिला क्या हमें। तो प्लेटो का जो प्रभाव और विरासत की अगर बात करें तो प्लेटो का विचार पुनर्जागरण काल में पुनः लोकप्रिय होता है। अकादमी जो है वो 529 ईस्वी में इनकी बंद कर दी जाती है। फॉर्म्स के सिद्धांत का वैज्ञानिक जगत पर प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन गुफा रूपक आधुनिक समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका इनका अभी भी निभा रहा है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में मूलभूत सिद्धांत इनका आधार बनते हैं और फॉर्म्स का सिद्धांत की आलोचना भी होती है, लेकिन यथार्थवाद की अवधारणा को प्रस्तुत करने का काम भी इसमें किया जाता है। शिक्षा पद्धति आज भी दर्शन, राजनीति और नैतिकता के अध्ययन में उपयोग इनका किया जाता है। शिक्षण पद्धति को इनके द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षण पद्धति है उसको आज भी वर्तमान में यूज किया जाता है। अंतिम 3 पॉइंट्स में इनको खत्म करेंगे। न्याय, नैतिकता और शिक्षा के मूल सिद्धांतों को प्रभावित करने का काम इनका दर्शन करता है। फिलोसफर किंग का सिद्धांत जो है वो आधुनिक प्रशासनिक विचारधारा में प्रयोग किया जाता है और कोशिश यही की जाती है कि जो हमारा नेता हो ना, जैसे मोदी जी हैं हमारे, पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति हैं, वो एक फिलोसफर किंग की एक इमेज वहां पर बनाई गई, उसके आधार पर काम किया गया है। इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है। पश्चिमी दर्शन के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है और एक तरह से जो रिटन प्रूफ है ना, सुकरात के समय कोई भी रिटन प्रूफ नहीं था, उनके विचारों को प्लेटो ने ही स्पष्ट किया। तो प्रथम अगर संस्थापक माना जाए पश्चिमी दर्शन शास्त्र का, उसमें प्लेटो का नाम सर्वोपरि रखा जाता है। तो ये रहे प्लेटो से संबंधित हमारे पास में 101 लाइनर हम लोगों ने यहाँ पढ़ दिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट होता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने विचार, प्लेटो से संबंधित जो विचार हैं उन्हें भी साझा कर सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। आपकी क्लासेस जो हैं वो इसी तरह से लगातार एक के बाद एक चलती रहेंगी। आप हमारे साथ में हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन में भी जुड़ करके इन्हीं सारे विषयों को बहुत अच्छे से वृहद तरीके से आप हमारे साथ में जुड़ करके तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। नमस्कार।